आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hello friends, my name is Karthik Sanjay Jadhav. I am going to discuss about the very interesting topic that is DMart. डीमार्ट का फाउंडर राधाकृष्ण दमानी है। राधाकृष्ण दमानी स्टार्टिंग में स्टॉक ब्रोकर का काम करते थे। फिर उनको पता चला कि स्टॉक ब्रोकर में ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। फिर उन्होंने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया। इन्वेस्टिंग करते करते उनको समझा कि इन्वेस्टर को क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। फिर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। उसके लिए वो स्टार्टिंग में यूएस में गए। फिर वहाँ पे उन्हें वॉल्टमार्ट का नाम एक सुना होगा आपने। वॉल्टमार्ट में जाके उन्होंने एज अ सेल ब्रोकर सेलर बन के काम किया। फिर वहाँ पे उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी को एनालाइज करके फिर वहाँ से इंडिया आए। 2002 में उन्होंने डीमार्ट खोला। डीमार्ट खोलते हुए उनको पता चला कि इंडिया में ज़्यादातर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग रहते हैं। उनको डेली नीड्स के लिए ज़्यादा दूर अगर स्टोर रखे तो बल्क में गुड्स परचेस कर सकते हैं। बल्क में गुड्स परचेस किए तो स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा अपना जा सकता है। उन्होंने ज़्यादातर डिस्काउंट देने पे फोकस किया, क्योंकि उनको पता चला लोअर और मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा से डिस्काउंट मिला तो ज़्यादा गुड्स परचेस करते हैं। फिर उन्होंने डिस्काउंट पे ज़्यादा फोकस किया। चले आगे बढ़ते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ डीमार्ट है। उन्होंने स्टार्टिंग में 2002 में जब डीमार्ट लॉन्च किया था, फिर उनका 1-2 स्टोर थे। 2002 से 2010 तक उन्होंने 25 स्टोर बनाए। वो कैसे बनाए? फॉर एग्जाम्पल, वो अगर एक साल में 3 लाख रुपए कमाते थे, उनमें से 1 लाख प्रॉफिट था। ऐसे 3 साल में 3 लाख, मतलब एक नया स्टोर। 3 साल में एक नया स्टोर। ऐसे 6 साल में 3 स्टोर के 1-1 लाख बना के हर साल में एक नया स्टोर। ऐसे उन्होंने 2021 तक 200 से भी ज़्यादा स्टोर बनाए और हर एक स्टोर में थोड़ी चीपर फैसिलिटी रखी, मतलब ज़्यादा लोग आने चाहिए। उन्होंने ज़्यादा फोकस ना डिस्काउंट पे दिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड सेल होते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने जैसे बताया था आपको, राधाकृष्ण दमानी ये फाउंडर है डीमार्ट के। वो इन्वेस्टर थे। उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल का नॉलेज था। फिर उनको पता चला कि इन्वेस्टर लोगों को क्या चाहिए, किस में इन्वेस्ट करते। उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की थी। मतलब शॉर्ट सेलिंग मतलब उल्टा सेलिंग करते थे। मतलब जहाँ पे शेयर बढ़ता था वहाँ पे वो खरीदते थे और जहाँ पे शेयर कम होता था वहाँ पे बेचते थे। इसको उल्टा ट्रेडिंग बोलते हैं। डीमार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है। उन्होंने अंदर कुछ ऐसे फीचर्स रखे, मतलब डीमार्ट का चीपर फैसिलिटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे अट्रैक्ट करे इस पे फोकस नहीं किया। लोगों के नीड्स को कैसे फुलफिल करे उस पर फोकस किया है। और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक्सपेंडिचर में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स कैसे बेचे वो किया है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अभी तक डीमार्ट को एक भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया, क्योंकि वो सेल्फ मेड ओनर है। उन्होंने जो भी जगह ली है वहाँ पे वो रेंट नहीं देते, क्योंकि उनकी सेल्फ मेड जगह है। वो कैसे किया उन्होंने, मतलब जितना भी प्रॉफिट होता था उसका एक हिस्सा वो साइड में निकाल के रखते थे और उसको इन्वेस्ट करने के बारे में आगे सोचते। 3 साल में एक नया स्टोर, मतलब ये छोटी बात नहीं है। वो हमेशा ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब मार्केट ऊपर जाता था वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक सेल करते थे। ये उल्टा ट्रेडिंग करते थे। और जब मार्केट नीचे जाता था तो ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते थे। इसमें उनको एक फ़ायदा होता था, कम प्राइस पे ज़्यादा शेयर मिल जाते थे और ज़्यादा प्राइस पे सेल बेचते थे। की प्रोडक्ट, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट पे फोकस किया जो जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। पर डीमार्ट एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे ज़्यादा गुड रहते नहीं, क्योंकि जल्दी से जल्दी सेल हो जाते। उनकी सेलिंग टेक्निक इतनी अच्छी है क्योंकि वो स्टार्टिंग में इन्वेस्टर थे। उनको सब पता है, फंडामेंटल्स एनालिसिस, पी रेशो, ईबिटा रेशो, और उनको सब मिडिल क्लास और लोअर क्लास की मेंटेलिटी पता है, क्योंकि वो भी एक लोअर क्लास के ही आदमी थे। लोअर क्लास के ही एक आदमी थे और उनको वाइट मैन के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि वो सफ़ेद कपड़े में ज़्यादा रहते हैं और मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग पसंद नहीं। ये अंदर का स्ट्रक्चर है। वो स्लैब फिलिंग रेंट भी लेते थे, मतलब प्रोडक्ट को आगे रखने का सेलर से पैसा भी लेते थे। उससे वो अपना रेंट रिकवर कर लेते थे और जो भी पैसा बचता था उसको साइड में निकाल के आगे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते थे। उनका माइंड ही इन्वेस्टर माइंड था, क्योंकि वो आगे से आगे बिजनेस को एक्सपांड करने में ही अपने
एक्सपांड करने में अपना पूरा ताकत लगा देते थे। वो सेलर से डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि बीच में के जो बंदे थे उनको पैसे ना देना पड़े और कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेस करके सेल भी कर सकते, इसलिए वो डायरेक्ट कम्युनिकेट मैन्युफैक्चर से करते थे। ऐसे रिलेशन बनाते बनाते उन्होंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से अपने तक रिलेशन बनाया और कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 तरह के डिस्काउंट लेते थे, एक कैश डिस्काउंट, एक वर्चुअल डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो आपको पता है, कैश अपन ने रिसेंट में पैसे दिए, इंस्टेंट में पैसे दिए तो कैश डिस्काउंट मिलता है। वर्चुअल डिस्काउंट मतलब बल्क में गुड्स परचेस किए तो कैश पे भी कैश डिस्काउंट मिलता है, उसको वर्चुअल डिस्काउंट बोलते हैं। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स स्टोर करते थे, उससे बायर्स अट्रैक्ट होते थे और कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स दिखते थे और जो भी दिखते थे वो बायर्स को पसंद आते थे। उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा फैसिलिटी नहीं लगाई, पर अपने गुड्स स्टोरेज में ऐसा कुछ लगाया, मतलब ऐसे दिखाया लोगों को कि उन्होंने परचेस ही करना चाहिए। ऐसे कुछ कैटलॉग के थ्रू उन्होंने अपनी मार्केटिंग किया, मतलब ऐसे ड्रेस, ऐसे फूड्स, ऐसे मार्केटिंग। उन्होंने अपने स्टोर में सब स्टॉक रखे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे आते थे, आदमी बूढ़े, सब लोगों के लिए सब हर एक चीज़ मिलना चाहिए, इसलिए सब तरह की चीज़ें रखी। ब्रांड पोर्टफोलियो मतलब पतंजलि, नेस्ले, पार्ले जी, जब बड़े बड़े ब्रांड की चीज़ें अपने यहाँ पे रखे, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिस ब्रांड में इंटरेस्ट है, जो भी उनको पसंद है, जिस ब्रांड की चीज़ें, वो सब एक जगह पे मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो, इसलिए उन्होंने ब्रांड पोर्टफोलियो भी रखा। प्राइसिंग, डीमैट की प्राइसिंग लोअर प्राइसिंग थी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट पे फोकस किया है। लोअर प्राइसिंग मतलब उन्होंने कम प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट देना, गुड प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, ऐसा उनका कंसेप्ट था। और उनकी ओनर बिल्डिंग और स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ये प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपना कैटलॉग्स, बैनर्स, इनका उपयोग किया था, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पसंद नहीं थी। प्राइसिंग ऐसे रखी उन्होंने, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री ऐसे डिस्काउंट देते थे, मतलब एक रिंग के ऊपर छोटा रिंग पॉकेट ऐसा फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री ऐसे ऑफर रख के वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। तो डीमार्ट का एक फीचर्स ऐसा है कि डीमार्ट अभी तक 1 साल भी ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं गया, क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लोगों के मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड थी। सीजनल वाइज भी वो कुछ प्रोडक्ट बेचते थे, जैसे रेनी सीजन में अम्ब्रेलास ज़्यादा बेचते थे, विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स बेचते थे, और समर सीजन में लाइक ड्रिंकिंग वाटर डिस्काउंट पे बेचते थे, और डेली नीड्स को फुलफिल करने में ज़्यादा ध्यान देते थे। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने जैसे बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में मार्केटिंग करते थे। उनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग थे, उनको पूरा मार्केट का नॉलेज था, क्योंकि वो पहले इन्वेस्टर रह चुके थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ डीमैट का फीचर्स लॉन्च किए थे, मतलब डीमैट कभी भी लॉस में नहीं गया, क्योंकि वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लोगों के डेली नीड्स पे थी, और डेली नीड्स फुलफिल करने में वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखते थे। मैंने जैसे पहले बताया था, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोअर क्लास और मिडिल क्लास इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से वो प्रोडक्ट बेचते थे और अपने दूर बनाते थे, उससे उनको लैंड सस्ता मिलता था, और सस्ते लैंड में वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते थे, और लोग दूर आते थे गुड्स परचेस करने के लिए, तो दूर आए तो बल्क में गुड्स परचेस करते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सेल हो जाते थे। डीमार्ट की मार्केटिंग, उन्होंने ऐसे बस स्टैंड पे अपना कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस, डीमार्ट ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस में ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उनको फिजिकल प्रेजेंस पसंद था, पर उन्होंने कुछ सेक्टर में अपने पीछे नहीं रखा, इसलिए ऑनलाइन भी प्रेजेंस रखा है। 14 बूथ्स इन मुंबई, ऑर्डर ऑनलाइन, पैकेज ऑफ द किसको, और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग की। फेसबुक और सोशल मीडिया का भी थोड़ा प्रेजेंस लाया, क्योंकि वो अपना मार्ट को किसी भी सेक्टर में ऐसे पीछे नहीं रखना चाहते। सोशल आउटरीच मतलब वो CSR पॉलिसी में ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करते थे, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडेशन को डोनेशन करते थे, और वो इंडिया के 4th लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन है। उनको इंडियाज वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, पर उनको कभी पैसे का घमंड नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा CSR पॉलिसी के थ्रू लोगों को मदद करते हैं। थैंक यू।